बहुत शुक्रिया आप सबका, सोनिया स्कूल के ट्रस्टीज और स्टाफ का भी, जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिया कि मैं आके इस चरखे का अनावरण करूँ यहाँ पर। ये चरखा जो है वो सिर्फ हमारी आज़ादी का एक चिन्ह नहीं है, वो उसके साथ साथ बापू ने जो हमें एक जातिवाद से मुक्त करने के लिए जो एक मुहिम छेड़ी थी, उसका भी ये एक शस्त्र है। क्योंकि आज भी हमारे जो वर्ण व्यवस्था है उसमें जो पारंपरिक कारीगर हैं उनको निचली जाति का माना जाता है। और बापू ने जब ये सोचा कि हम एक कास्टलेस सोसाइटी बनाएं, तो ये एक टूल था कि क्यों हम सिर्फ उन्हीं के पास से ये आशा रखें कि हम वही इस तरह से जो बुनकारी थी, कढ़ाई थी, वो सब करें। क्यों हम खुद करके उसको उस जाति के बंधन में से मुक्त करवा दें। आज भी हमें हमारी सोसाइटी में दिखता है कि डिस्पैरिटीज़ बहुत है हमारे समाज में, और अगर उन डिस्पैरिटीज़ को हमें कम करना होगा तो इसी तरह से हमारे बच्चों को, ये चरखा तो अभी शोकेस में है, मेरी प्रार्थना है कि उसको शोकेस में से निकाल के उसको एक ऐसा शस्त्र बनाए जो इस्तेमाल कर सके। लाए हैं इसके बाद। हाँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें हम हर रोज़ सुबह हमें कंपल्सरी सूट कताई करनी पड़ती थी। कभी करनी पड़ती थी कहता हूँ क्योंकि काफ़ी बोरियत होती थी वो करने में, लेकिन जब वो एकेडमिक ईयर ख़त्म होता था तो रिज़ल्ट के साथ साथ उस साल में हम लोगों ने जितनी भी सूट कताई की थी उसका बुना हुआ कपड़ा हमको देते। और सारे जो विद्यार्थी थे उनमें एक होड़ होती थी कि भाई सबसे ज़्यादा कपड़ा किसको मिलता है, क्योंकि वो हमारा कटा हुआ हमारे सूट का कपड़ा होता था। अनफॉर्चुनेटली मुझे हाथ रुमाल से ज़्यादा कभी भी कोई कपड़ा मिला नहीं, पर ऐसे भी लड़के थे जो पूरा यूनिफॉर्म एक साल में कटाई करके उसमें से कपड़ा प्राप्त करके अगले साल का यूनिफॉर्म भी बनवा लेते थे। तो ये एक स्वाभिमान भी हमें आता था कि हमारे अंदर वो कला है, हमारे अंदर वो हुनर है कि हम कुछ बना सकते हैं, हमारे हाथों से कुछ बना सकते हैं। और वो जो एक प्लेजर मिलता है हमें, खुशी जो मिलती है, वो ऐसी मेहनत करने के बाद भी ज़्यादा मिलती है। मुझे याद है हम घर जाके रिपोर्ट कार्ड दिखाने से पहले कपड़ा दिखाते थे, देखो हमको इतना कपड़ा मिला है, और पेरेंट्स यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी अबाउट इट टू। दूसरी एक बात, जब चरखे की बात चली है तो ये बताना मैं चाहता हूँ कि हम चरखे के साथ बापू को हमेशा उनका आइडेंटिफिकेशन होता है। और बापू ने जब स्वदेशी की कल्पना की तो ये कहा कि जो एक काटने की और बुनने की कला परंपरा हमारी थी उसको रिवाइव करें, और इसलिए उन्होंने चरखे को पूरा रिवाइव किया और उसमें सूट काटना उन्होंने एक रिलीजियस ड्यूटी बना दिया। लेकिन असली बात यह है कि बापू से कई गुना ज़्यादा अच्छी सूट कताई कस्तूरबा करती है। सूट कताई अगर आप कभी भी ट्राई करें चरखा काटना, तो वो एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती सिर्फ, उसके लिए मन की एकाग्रता और एक एम्प्टीनेस ऑफ माइंड, एक मेडिटेटिव ट्रांस होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर विचारों का मंथन आपके दिमाग में चलता रहे तो कभी भी सूट कताई हो नहीं सकती, आपका तार टूटता ही रहे। और बापू का सूट कताई में तार हमेशा टूटता रहे। और माँ जब काटती थी तो एक सलीका तार उनका निकलता रहता। बापू हमेशा कहते कि तुम इतना अच्छा कैसे काट देती हो, मैं क्यों, मेरा तार टूटता ही रहता और मेरा जो तार निकलता है वो भी मोटा मोटा होता है, तुम्हारा एकदम पतला सा। तो माँ कहती थी कि तुम देश चलाओ, मैं ये सूट कताई उताई मेरे को छोड़ दो, मैं ज़्यादा अच्छा कर सकती। तो दिस वॉज वॉट इज एसेंशियल, एवरीबॉडी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब भी मैं चरखा देखता हूँ तो मुझे ये तस्वीर तो पूरी दुनिया में इस बापू और चरखे के साथ की आइडेंटिफिकेशन की हो रही, लेकिन मेरे लिए वो तस्वीर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब रेटिया के ऊपर माँ सूट कताई करती बैठती थी, उस तस्वीर में उनके चेहरे पे जो शांति दिखती थी
वो मुझे तो पता नहीं चलता था बचपन में जब हम लोग सुनताई करते थे तब कि इसको मेडिटेशन भी कहा जा सकता है, लेकिन जब बाकी वो तस्वीर देखता हूँ तो लगता है कि वो कोई तप कर रही हो, वो मेडिटेशन में हो, उनके चेहरे पे जो शांति होती थी, उससे यह एहसास होता था कि आज हम लोग इतने हज़ारों लाखों रुपया खर्चा करते हैं स्ट्रेस रिलीफ के नाम पर, तो सबसे बेहतरीन स्ट्रेस रिलीफ का माध्यम है सुनताई। अगर हम चरखा काटते दिन में 1 घंटा तो कुछ उत्पादन भी कर देंगे और मन की शांति भी हमको मिल सकेगी, और वो फिजिकल एक्टिविटी भी होगा क्योंकि आपको वो सब एक साथ करना। एक बात कह के मैं मेरी बात खत्म करूँगा क्योंकि बड़े लोग भी आज मेरे साथ हैं। आज के ज़माने में we see that there are a lot of disputes that occur in families, amongst individuals, in society and in country. And many a times we feel that they occur because हमें अपने आप में ये एक होता है कि किसी ने मुझसे बदतमीजी कर ली, किसी ने मेरा अपमान कर लिया, कोई मेरे साथ अच्छी तरह पेश नहीं आया। ये एक कहानी है जो मैं थोड़े में कह दूँगा कि बापू के साथ हुई थी पूना में, वो जब डॉक्टर शिवराज मेहता के नेचर क्योर क्लिनिक में थे और मेरी दादी और मेरे पिताजी उनके साथ रह गए एक सुबह में। और बापू जब सरदार पटेल की शुश्रूषा कर रहे थे, सरदार पटेल की तबीयत बहुत खराब थी, तो एक सुबह एक युवक आया वहाँ से, एक बड़ी टोकरी लेके आया था और वो इंसिस्ट कर रहा था कि वो बापू से मिलेगा और वो जो तोहफा लाया है वो बापू को देगा। पर बापू व्यस्त थे तो मेरे पिताजी ने उसको कहा कि अभी तो नहीं मिल सकते, अगर मिलना है तो आपको बैठना पड़ेगा, 1.5-2 घंटा इंतज़ार करना है। तो उस युवक ने कहा कि नहीं, मैं इतना तो नहीं बैठूंगा, पर ये जो मैं तोहफा लाया हूँ वो सिर्फ बापू को देना है और वही खोले और कोई ना खोले, ऐसा मुझे वचन दिया। मेरे पिताजी ने वचन दे दिया। जब बापू आराम कर रहे थे तो पिताजी ने, बच्चे थे तो वो बहुत खुश हुए, बोले बापू आज आपका कोई परम मित्र आया था और बड़ा तोहफा लेकर आया और हमने देखना चाहिए, हमने खोला नहीं है। तो अरुण जाके ले आओ, देखते हैं क्या तोहफा मिला। जब वो टोकरी खोली गई बापू की उपस्थिति में तो पता चला कि पूरी टोकरी फटे पुराने जूते चप्पल से भरी। अब आप कोशिश कीजिए आपके किसी मित्र या किसी पारिवारिक व्यक्ति को फटे पुराने जूते चप्पल तोहफे में देने के, फिर आपके रिलेशनशिप का क्या होता है आपको पता चल जाएगा। सबको लगा कि अब तो बहुत बड़ा बापू क्रोधित होंगे, इतना बड़ा अपमान बापू का हुआ है। और बापू के चेहरे पे एक स्मित था और उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि अरुण ये तो बहुत बेशकीमती तोहफा मिला है मुझे। पिताजी ने कहा फटे पुराने जूते मिले और कहते बेशकीमती तोहफा। तो बोले देख एक काम कर, वो कबाड़ी के वहाँ जाके इसको बेच के और जो पैसा मिले मेरे पास ले आ। तो पिताजी गए और उस जमाने में उनको कुछ 4-4.5 रुपए उसमें उसके मिले थे। तो उन्होंने आके वो बापू को दिए, बोले ये लो आपके तोहफे की कीमत ये मिली है। बापू ने कहा ठीक है, जाके हरिजन फंड में जमा कर दो। और वो कहा कि देखो कितना बड़ा उपकार वो युवक मुझ पर कर गया, इतनी रकम मुझे मिली है आज उसके तोहफे में। और शाम की प्रार्थना सभा में उन्होंने इसका जिक्र किया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि अगर वो युवक जो मेरा परम मित्र है वो यहाँ उपस्थित हो तो मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अगर ना भी हो और कोई जानता हो उसे तो मेरा ये संदेशा उस तक पहुँचाए कि मैं बहुत उसका शुक्रिया अदा करूँगा, उसका मेरे ऊपर उपकार है। वो युवक वहाँ था हाजिर क्योंकि उसको लगता था कि कुछ बड़ा तांडव होगा, गांधी गुस्सा होंगे और डांटेंगे वगैरह, तो मैं फिर देखूंगा, कहूँगा कि देखिए तुम्हारी अहिंसा, तुम भी गुस्सा हो गए। बापू गुस्सा नहीं हुए तो वो युवक बहुत गुस्सा हो गया और उठ के गालियाँ देने लगा और कहने लगा कि वो तोहफा मेरी चीज़ थी, तुमने बेच कैसे दिया, अब वो पैसा मुझे वापस कर दो क्योंकि तुमने मेरी दी हुई चीज़ को, मेरी वस्तु को बेच दिया। बापू ने कहा तुमने मुझे तोहफा दिया, मैंने कबूल किया, वो मेरी हो गई, उसका मैं क्या करूँ, वो मेरी बात। वो युवक बहुत गुस्सा हो गया, गाली गलौज करने लगा। आखिर मैं उसको वहाँ से ले जाना, बात खत्म हो गई। मेरी दादी और मेरे पिताजी वापस दक्षिण अफ्रीका चले गए। अब ये देखिए कि कोई आपका इंसल्ट करने की कोशिश करे
पर वो आप अपना इंसल्ट तभी मानते हैं जब आप उसको इंसल्ट समझते हो। कई बार ये होता है कि हम किसी और के व्यवहार को अपमानजनक समझ के अपमान मान गए, पर अगर उसी तरह से हम देखें और किसी से को भी ये शक्ति ना दे कि वो हमारा अपमान कर सकता है, तो ये झगड़ों का जो फसाद का मूल होता है वही मिट जाए। और बापू के वर्तन से वो फसाद वहीं पे खत्म हो, पर वो युवक के मन में क्रोध था। 30 जनवरी 1948 को जब बापू की हत्या हुई तो मेरी दादी और मेरे पिताजी वापस दक्षिण अफ्रीका चले गए। 2-3 दिन के बाद दक्षिण अफ्रीका के न्यूज़पेपर्स में बापू के कातिल की तस्वीर छपी, और जब मेरी दादी ने वो तस्वीर देखी तो उन्होंने कहा, मेरे पिताजी को बुला के कहा कि अरुण, ये तो वही युवक है जो उस दिन पूना में चप्पलों की भरी टोकरी लेके आया था बापू को देने। आप देखिए, बापू ने गुस्सा नहीं किया तो वो घटना वहीं की वहीं खत्म हो गई। और नथुराम गोडसे के मन में द्वेष बचा था, रहा था, तो उसके हाथों से ऐसा कृत्य हो गया कि बापू की हत्या हो गई। तो ये हमको जानना बहुत जरूरी है कि what we think and what we do, our actions are the reasons for what we end up doing and causing. And so it is up to us how we believe, how we behave, and how we react to others. And if we all learn this lesson, then we can create a society without violence, without hate, and without anger, which is the lesson that I think today adults and children have to learn. And this becomes the symbol of all those values that were dear to Bapu and Ba, and through which even today we respect them. I'll once again say thank you to the family and the institution. Thank you very much, and may the Charkha keep inspiring generations to come. Thank you.